आज के वीडियो में मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ फेलुदा सीरीज़ की अगली कहानी मिस्ट्री ऑफ द एलिफेंट गॉड। बंगाली में इस कहानी का नाम है जय बाबा फेलुदा। तो शुरू करते हैं इस कहानी का एक्सप्लेनेशन मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। लाल मोहन बाबू फेलुदा से पूछते हैं कि क्या वो कभी विजयदशमी, दशहरा या दुर्गा पूजा मनाने के लिए वाराणसी गए हैं। फेलुदा बैठे शतरंज खेल रहे हैं। आजकल फेलुदा का यह नया शौक है, वो खुद के साथ ही शतरंज खेलते रहते हैं। फेलुदा कहते हैं लाल मोहन बाबू से कि वो तो एक लेखक हैं, जटायु के नाम से इतनी अच्छी कहानियाँ लिखते हैं, तो वो बताएं एक लेखक की तरह कि विजयदशमी कैसी होती है बनारस की। लाल मोहन बाबू कहते हैं स्प्लेंडिड। फेलुदा कहते हैं स्प्लेंडिड वर्ड तो काफ़ी नहीं है, आप सब कुछ बताइए। वहाँ की खुशबू कैसी होती है, वहाँ के लोग कैसे होते हैं, वहाँ का खाना कैसा होता है। बोलते हैं लाल मोहन बाबू कि उनको भी बनारस गए हुए 25 वर्ष हो चुके हैं। उन्हें अब धुंधली सी ही याद वहाँ की बाकी रह गई है। फिर उनके हाथ में एक नोट है। वो कहते हैं कि इस वक्त उनका बनारस जाने का मन इसलिए कर रहा है क्योंकि वहाँ पे मछली बाबा नाम से एक बहुत प्रसिद्ध बाबा आए हैं। वो मछलियों की एक स्केल, मतलब कि एक पतली सी जो उनकी हड्डी होती है, वो निकाल के भक्तों को देते हैं और भक्त जो भी मनोकामना उनके मन में है उसे मान के अगले दिन गंगा नदी में प्रवाहित कर देते हैं। ऐसा करने से उनके सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। कहते हैं मछली बाबा जो हैं वो प्रयागराज यानी इलाहाबाद से तैरते हुए बनारस तक पहुँचे हैं। फेलुदा तो बहुत एक्साइटेड नहीं है, पर लाल मोहन बाबू बहुत एक्साइटेड हैं मछली बाबा से मिलने के लिए। फेलुदा को तो बनारस की कचौड़ी गली याद आ रही है, जहाँ की रबड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है। लाल मोहन बाबू कहते हैं कि शायद बनारस जाके फेलुदा को कोई केस मिल जाए, बहुत इंटरेस्टिंग सा केस, क्योंकि पिछले 3 महीनों से फेलुदा के पास कोई भी केस नहीं आया है। सारे बनारस पहुंच जाते हैं, तोपशे, लाल मोहन बाबू और फेलुदा। वहां पर वो कैलकटा लॉज नाम की एक होटल में ठहरते हैं। यह लॉज दशाश्वमेध घाट के किनारे है। दशाश्वमेध घाट जो है वो काफ़ी शांत घाट है। होटल के जो मैनेजर हैं उनका नाम है निरंजन बाबू। वो बताते हैं कि वो तो मछली वाले बाबा को इबोनी बाबा कहते हैं। अब इबनी जो है वो एक लकड़ी होती है जो बहुत चमकदार होती है और काफ़ी काली होती है। वो कहते हैं कि मछली वाले बाबा जो है उनकी रंगत बिल्कुल इबनी जैसी है। वो बहुत काले हैं लेकिन उनकी स्किन बहुत चमकदार है। कहते हैं कि उन्होंने सुना है कि वो हरिद्वार से तैरते हुए पटना, मुंगेर सब पार करते हुए तब बनारस आए हैं। फिर निरंजन बाबू बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था, कैसे मछली वाले बाबा इतने फेमस हो गए। निरंजन बाबू बताते हैं कि अभय चरण चक्रवर्ती नाम के एक बहुत वृद्ध आदमी हैं जो रहते हैं बनारस में, और वो डेली केदार घाट जाते हैं सुबह सुबह। एकदम जब वो केदार घाट गए तो उनके पैरों के नीचे कोई मुलायम सी चीज़ आई। वे चौंक गए। वो देखे वहाँ पर ही मछली वाले बाबा लेटे हुए थे। उनका पूरे जो शरीर की स्किन थी वो सिकुड़ गई थी बहुत समय तक पानी में रहने से। जैसे ही मछली वाले बाबा देखते हैं इनको, अभय चरण को, वो कहते हैं कि हर तरफ तो पानी है, फिर तुम आग से क्यों डरते हो। दरअसल सालों पहले कलकत्ता में अभय चरण की जो पत्नी थी और उनका पुत्र था वो आग में जल के मर चुका था। ये बात वो किसी को नहीं बताते। जब मछली बाबा ये बात उनसे कहते हैं तो वो उनके मुरीद बन जाते हैं और उन्हें अपने घर ले जाते हैं। इतने दिनों से मछली वाले बाबा उन्हीं के घर पे रहते हैं। शाम को लोगों का तांता उनके घर पे लगा रहता है। फेलुदा पूछते हैं कि मछली वाले बाबा कब तक रहेंगे बनारस में। तो निरंजन बाबू कहते हैं कि वो बहुत दिनों तक एक जगह पर टिक के नहीं रहते। उनके भक्त ये डिसाइड करेंगे कि वो कब तक रहेंगे। तो वो फेलुदा कहते हैं कि भक्त कैसे डिसाइड करेंगे। तो वो कहते हैं कि अगर ये देखना है तो शाम को अभय चरण बाबू के घर पे आ जाइए। फिर फेलुदा, तोपशे और लाल मोहन बाबू बनारस में घूमने निकल जाते हैं। वे मन मंदिर घाट पे जाते हैं जो वहीं दशाश्वमेध घाट के समीप है। यह घाट काफ़ी शांत है। तभी पास के घर से किसी बच्चे की बहुत तेज़ चीखने की आवाज़ आती है। दरअसल वो बच्चा अपने दोस्त के साथ एक बड़ा खतरनाक खेल खेल रहा था। बच्चा खुद को कैप्टन स्पार्क कह के बुला रहा था और अपने दोस्त को शैतान सिंह। फिर वह छत के बिल्कुल किनारे चला जाता है और एक बांस के डंडे पे चढ़ के उसके सहारे दूसरी छत पे कूद जाता है।
फेलुदा उसे देखते ही रह जाते हैं। बच्चे ने बहुत ही खराब और ख़तरनाक स्टंट किया था। लाल मोहन बाबू बताते हैं कि ये जो कैप्टन स्पार्क और शैतान सिंह है, दरअसल ये एक किताब के कैरेक्टर्स हैं जो उनके प्रतिद्वंदी अर्कुर नंदी ने लिखी है। थोड़े से दुखी हो जाते हैं लाल मोहन बाबू कि उनकी लिखी किताबें बच्चे नहीं पढ़ रहे, बल्कि उनके प्रतिद्वंदी की किताबें पढ़ी जा रही हैं। फेलुदा चिंतित हो जाते हैं उस बच्चे के परिवार के लिए। उन्हें लगता है कि बच्चे के परिवार को बताना चाहिए कि वो किस तरह का खतरनाक स्टंट कर रहा है। वहीं आसपास के लोग बताते हैं कि ये बच्चा जो है उमानाथ घोषयाल का बच्चा है। ये लोग कलकत्ते से दुर्गा पूजा के समय पे बनारस आते हैं। उनके पिता अंबिका घोषयाल कई वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं। ये पहले बंगाल में ज़मींदार हुआ करते थे। फेलुदा जब उमानाथ बाबू से कहते हैं कि वह उनसे मिलना चाहते हैं, तो वो जो आसपास के लोग थे वो कहते हैं कि अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो शाम को मछली बाबा के दरबार में आइए। उनके समेत कई जो नामी गिरामी हस्तियां हैं बनारस की, वो मछली बाबा के दरबार में शाम को रोज़ आती रहती हैं। शाम को फेलुदा तोपशे लाल मोहन बाबू मछली वाले बाबा के दरबार में पहुंचते हैं। भक्तगण उस समय भजन गा रहे थे। तभी मछली वाले बाबा ज़ोर से बोलते हैं, एक, और सारे चुप हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं, एक सूरज एक चांद। फिर वो कहते हैं, दो, और फिर कहते हैं, दो आँखें दो कान, दो हाथ और दो पैर। तीन, तीन यानी कि तीन काल, भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल। इसी तरह वो चार दिशाएं, पांच तत्व, 6 मौसम, 7 यानी सप्तऋषि, 8 प्योर मेटल्स, 9 प्लैनेट और 10 विष्णु भगवान के अवतार के बारे में बताते हैं। फिर वो भक्तों से कहते हैं कि सबको एक एक पर्चा दिया जाएगा और 1 से लेकर 10 तक कोई भी एक नंबर लिख सकते हैं। सबसे ज़्यादा भक्तगण जिस संख्या को लिखेंगे उतने ही दिन मछली वाले बाबा बनारस में रुकेंगे। ये सब बातें सुन के फेलुदा धीमे से कहते हैं लाल मोहन बाबू से कि ये सब एक बकवास है। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार अगर किसी से भी 1 से लेकर 10 तक के बीच में कोई एक नंबर चुनने को कहा जाएगा तो 70% लोग 7 नंबर चुनते हैं, और अगर उन्हें अचानक से किसी फूल का नाम पूछ लिया जाएगा तो वो गुलाब का नाम बताते हैं। वो कहते हैं लाल मोहन बाबू से कि देखना ये 7 दिन ही और रुकेंगे। वहाँ भक्तगण फेलुदा को ये भी बताते हैं कि मछली वाले बाबा दिन में किसी से भी नहीं मिलते, सिर्फ शाम को ही मिलते हैं, और वो घाट पे सार्वजनिक रूप से कभी भी नहाने भी नहीं जाते, गुप्त रूप से ही स्नान करते हैं। साथ ही उनकी मुलाकात वहाँ पर होती है उमानाथ घोषयाल से। फेलुदा को ये भी मालूम पड़ता है कि वहाँ पर उमानाथ घोषयाल के अलावा कई नामी गिरामी हस्तियाँ भी बैठी थीं। कोई वकील था, कोई डॉक्टर था, तो कोई बिजनेसमैन था। उमानाथ घोषयाल जो उस बच्चे के पिता हैं, जो बच्चा शैतानी कर रहा था, वो गोरी रंगत के 40 वर्ष के व्यक्ति हैं। वो लाल मोहन बाबू के बारे में जब सुनते हैं कि वो जटायु के नाम से लिखते हैं तो वो उन्हें तुरंत पहचान जाते हैं। वो कहते हैं कि उनका जो बेटा है रुक्मणी कुमार, जो कैप्टन स्पार्क कह के अपने आप को पुकारता है, वो जटायु वाली किताबें काफ़ी पढ़ता है। ये जान के लाल मोहन बाबू बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि अर्कुर बाबू की कहानियाँ ही ज़्यादा पढ़ी जाती हैं। रुक्मणी कुमार इनका एक लौता पुत्र है और थोड़ा शरारती भी है। जब फेलुदा बताते हैं उमानाथ घोषयाल को कि किस तरह से उनका बेटा डंडे के सहारे छत पे चढ़ रहा था, तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं और निश्चय करते हैं कि दुर्गा पूजा में जितने दिन भी वो रुकेंगे, उनका बेटा सिर्फ घर पे ही रहेगा, उसे छत पे जाने की या बाहर जाने की इजाज़त वो नहीं देंगे। फिर वो फेलुदा को बताते हैं कि आजकल वो थोड़ा परेशान है। उमानाथ बाबू जो हैं वो थोड़ा सा परेशान है, क्योंकि उनके पास एक गणेश भगवान की प्रतिमा थी, जिसे इस कहानी में एलिफेंट गॉड भी कहा गया है, गणेश जी को, और इसी प्रतिमा के ऊपर ये कहानी पूरी बेस्ड है। वो छोटी सी प्रतिमा थी, लेकिन वो सोने की प्रतिमा थी और उस पर बहुत बहुमूल्य रत्न जड़ित थे। वह प्रतिमा दशकों से उनके पास में थी, कई पीढ़ियां दर पीढ़ी उनके साथ थी, और जब से वो प्रतिमा उनके घर में आई थी, उनके ऊपर कभी भी कोई आर्थिक संकट नहीं आया। लेकिन जब वो कुछ दिन पहले मछली वाले बाबा के दरबार में आए थे और जब वो घर वापस लौटे, तब वह प्रतिमा उनकी अलमारी से गायब थी। गलती से उस ड्रॉर की चाबी, उस अलमारी की चाबी उनके ड्रॉर में ही छूट गई थी। उस वक्त उनके घर पे उनका नौकर था, माली था, चौकीदार था, उनका सेक्रेटरी भी था और 2 कारीगर थे जो दुर्गा जी की प्रतिमा बना रहे थे। लेकिन उमानाथ बाबू को बिल्कुल पूरा यकीन है अपने सारे नौकरों पे, अपने सेक्रेटरी पे। वो कहते हैं कि इनमें से कोई भी चोरी नहीं कर सकता। पुलिस में उन्होंने रिपोर्ट भी लिखवाई थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
तभी वो शरारती बच्चा रुकू, जिसका नाम वो कैप्टन स्पार्क बताता है, वो अपने दोस्त शैतान सिंह के साथ वहाँ पे आ जाता है। वो उसके संग खूब मज़ेदार बातें कर रहा था, लेकिन वहाँ पर कई खतरनाक लोग भी मौजूद थे। वहीं पीछे बनारस का बहुत नामी गुंडा मगन लाल मेघराज बैठा था। वो अक्सर मछली वाले बाबा के दरबार में आता है। उसके बारे में कई बातें फैली हैं। उसके घर पे 2 बार पुलिस की रेड भी पड़ चुकी है। उसका व्यापार अब उतना अच्छा नहीं चल रहा। उमानाथ फेलुदा को बताते हैं कि 2 दिन पहले मगन लाल उनके घर पर उनसे मिलने आया था और 30,000 रुपये में गणेश जी की वो सोने की प्रतिमा खरीदना चाहता था, लेकिन उन्होंने साफ उसको मना कर दिया कि वो प्रतिमा बेचना नहीं चाहते। इस पे मगन लाल ने उसे धमकी दी थी कि किसी भी तरह वो प्रतिमा तो उनसे ले ही लेगा। पिछले हफ्ते जब मिलने आया था मगन लाल, उसके ठीक 5 दिनों के बाद वह मूर्ति अचानक गायब हो गई। उनको उमानाथ को शक है कि इस मूर्ति के गायब होने में मगन लाल का हाथ है, लेकिन मगन लाल इतना शातिर बदमाश गुंडा है कि उससे पंगा लेने की किसी की हिम्मत नहीं है। पुलिस भी उससे भिड़ने में घबराती है। फेलुदा को गणेश जी की मूर्ति ढूंढने का केस उमानाथ बाबू दे देते हैं। फेलुदा उमानाथ से कहते हैं कि वो उनके घर आएंगे और पूछताछ करेंगे वहाँ पर कर्मचारियों से और सबसे कि कैसे कैसे क्या हुआ था उस दिन जब मूर्ति चोरी हुई थी। उसके बाद जब फेलुदा, तोपशे और लालमोहन बाबू वापस होटल लौट रहे थे, तब वह देखते हैं कि एक कंबल ओढ़े आदमी उनका पीछा कर रहा था। अगले दिन फेलुदा निरंजन बाबू यानी जो उस होटल का मैनेजर था उससे पूछते हैं कि मगन लाल मेघराज कहाँ रहता है। वह बताता है कि वो शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़े से घर में रहता है। वो रास्ता भी बताते हैं उसके घर का। वो बताते हैं कि उसके घर में काफ़ी नौकर चाकर है। सुनने में आता है कि उसने पहलवान भी पाल रखे हैं। उसके घर में कई खतरनाक हथियार हैं, चौकीदार हैं और वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होगा। फिर फेलुदा उमानाथ घोषयाल के घर चले जाते हैं सबसे पूछताछ करने के लिए। वो उमानाथ घोषयाल से पूछते हैं कि जब मगन लाल उनके घर आया था तब कहाँ बैठ के उनके पिताजी से मगन लाल ने बातें की थी। वो बैठक दिखाते हैं जहाँ दोनों ने बैठ के बातें की थी। उस बैठक से सटा हुआ 2 कमरा था और बाहर बरामदा था। अब फेलुदा सोचते हैं कि उस कमरे में और बरामदे में सब जगह इस कमरे में होने वाली बातें सुनी जा सकती हैं। फिर वो सेक्रेटरी से पूछते हैं, उनका सेक्रेटरी जो है विकास बाबू, उनसे पूछते हैं कि जब आया था मगन लाल तो क्या उसने बातें सुनी थी, क्या क्या बातें हुई थी मगन लाल और उमानाथ के बाबूजी के बीच में। तो वो कहता है कि नहीं, वो तो उस दिन रेडियो सुन रहा था, बेगम अख्तर की गज़ल, उनकी नज़म जो होती हैं वो सुन रहा था। तब फेलुदा कहते हैं कि क्या वो ट्रांजिस्टर देख सकते हैं जिससे वो गाना सुन रहा था। वो दिखाता है वो ट्रांजिस्टर। फेलुदा उस ट्रांजिस्टर को ऑन करते हैं, लेकिन वो ट्रांजिस्टर ऑलरेडी ऑन था। फेलुदा कहते हैं विकास बाबू से कि तुम झूठ मत बोलो, ये ट्रांजिस्टर ऑलरेडी ऑन है। इसका मतलब तुमने उस दिन ट्रांजिस्टर ऑन तो किया था गाना सुनने के लिए, लेकिन तुम उत्सुकतावश धीमे से इसको वॉल्यूम इसकी कम करके उन लोग की बातें सुनने गए थे और इसीलिए ये ट्रांजिस्टर ऑन ही पड़ा रह गया। फिर फेलुदा उस ट्रांजिस्टर को खोलते हैं और देखते हैं उसकी बैटरी सारी लीक हो चुकी है। विकास बाबू कहते हैं कि हाँ, मैं झूठ बोल रहा था। मैंने उस दिन उनकी बातें सुनने के लिए मगन लाल की और बाबूजी की मैंने ट्रांजिस्टर को धीमा किया था और फिर वो ऑफ करना भूल गया था। अब पूछताछ होती है उन 2 कारीगरों से जो उस दिन उमानाथ बाबू के घर में दुर्गा जी की प्रतिमा में रंग भरने आए थे। ये दोनों कारीगर कहते हैं जो बाप और बेटा हैं। ये लोग कहते हैं कि हमें तो कोई मतलब नहीं घर में कौन आए कौन जाए, हम लोग सिर्फ अपना काम करते हैं। हम लोग चुपचाप बरामदे में खड़े होके दुर्गा जी की प्रतिमा उस दिन पूरी बन चुकी थी तो हम उसमें रंग भर रहे थे। फिर छोटे बच्चे रुक्मणी कुमार से भी पूछताछ होती है। वह छत पे पतंग उड़ा रहा था। फेलुदा उससे पूछते हैं कि गणेश जी की बड़ी सुंदर सी प्रतिमा थी तुम्हारे घर में, क्या तुम जानते हो वो कहाँ है? बच्चा कहता है हाँ, मैं जानता हूँ, वो तो अफ्रीका के राजा के पास है। इतना कह के वो जल्दी से भाग जाता है। फेलुदा कुछ भी समझ नहीं पाते बच्चा क्या कहना चाहता है। वहाँ से लौटते वक्त फिर फेलुदा का कोई पीछा कर रहा था। फेलुदा को अब मगन लाल पे पूरा शक है। होटल लौटने पर पुलिस इंस्पेक्टर एक मिलने आते हैं फेलुदा से, जो उनके पुराने मित्र निकलते हैं।
वो फेलुदा को आगाह करते हैं कि इस केस से दूर रहें क्योंकि मगन लाल ठीक आदमी नहीं, और पुलिस इंस्पेक्टर को भी पूरा शक है कि इस केस में मगन लाल का पूरा हाथ है। उसी ने ही किसी तरह से वो गणेश जी की प्रतिमा चोरी करवाई है क्योंकि उसका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, और इस प्रतिमा के बारे में ये बात विख्यात है कि जिस घर में भी रहेगी वहाँ प्रॉस्पेरिटी लाएगी, गुड लक लाएगी। फेलुदा पूछते हैं उस इंस्पेक्टर से कि क्या वो शशि बाबू को जानते हैं। शशि बाबू यानी कि वो मूर्तिकार जो दुर्गा जी की प्रतिमा बना रहा था। फेलुदा को पता नहीं कि शशि बाबू पे शक हो रहा है, जिस तरह से वो उनसे आंखें चुरा के बार बार बातें कर रहे थे। तो इंस्पेक्टर कहते हैं कि हाँ, उनके 2 पुत्र हैं। एक पुत्र तो बहुत सीधा साधा है जो उनके साथ काम करता रहता है, लेकिन दूसरा पुत्र है, उसका नाम निताई है। वो थोड़ा बदमाश टाइप का लड़का है। ऐसे तो उम्र में वो कम है, लेकिन कई बार वो जेल की हवा खा चुका है। उन्होंने उससे भी पूछताछ की है गणेश जी की प्रतिमा गायब होने के लिए, लेकिन उसके पास उस समय एक एलिबाई मौजूद था, यानी कि उस समय वह बताता है कि वह पिक्चर हॉल में बैठ के पिक्चर देख रहा था अपने दोस्तों के साथ, और उसके पास से वो टिकट भी मिला था जिस टिकट पे वह टार्जन मूवी उस दिन देखने के लिए गया था। फेलुदा के मन में चैन नहीं है। किसी भी तरह वो मगन लाल के घर जाकर एक बार ना जाने क्या छानबीन करना चाहते हैं। पूछते पाछते वो मगन लाल के घर के नीचे तक पहुंच जाते हैं। उनके संग तोपशे और लाल मोहन बाबू भी है। लाल मोहन बाबू जितना वो सुन चुके हैं मगन लाल के बारे में, उनके तो पैर काँप रहे हैं उसके घर के पास तक आने में। तभी आश्चर्यजनक रूप से एक आदमी नीचे मिलता है उन लोग को और कहता है कि मगन लाल बाबू आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ऊपर चले जाइए। ऊपर चढ़ते वक्त फेलुदा धीमे से कहते हैं जय बाबा विश्वनाथ, और लाल मोहन धीमे से कहते हैं जय बाबा फेलुनाथ। इस कहानी का नाम भी ये रखा गया है, जय बाबा फेलुनाथ। डरते डराते तीनों ऊपर पहुंचते हैं। वहां पर मगन लाल उनसे मिलने के लिए आता है। फिर वो कहता है फेलुदा से कि तुम लोग 3000 रुपये रख लो और इस केस से हट जाओ। फेलुदा कहते हैं कि नहीं, वो इस तरह से फ्री में किसी से पैसा नहीं लेते। फिर कहता है मगन लाल कि उमानाथ बाबू तुमसे झूठ बोल रहे हैं, तुमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। उमानाथ बाबू ने 30,000 रुपये में वो गणेश जी की प्रतिमा मुझे बेच दी थी। उस रोज़ जब वो आए थे मछली वाले बाबा के दरबार में, तब चुपचाप से वो प्रतिमा एक झोले में लेके आए थे और मैं 30,000 रुपये लेकर गया था। हम दोनों ने झोलों की अदला बदली कर ली थी, लेकिन क्योंकि वह प्रतिमा उनके पिताजी की है और उस पर उनके ख़ानदान के और लोगों का भी हक है, इसीलिए वो झूठ मूठ ये बना रहे हैं किस्सा कि प्रतिमा चोरी हो गई है, जिससे कोई भी उनसे हिस्सा ना मांगे और उनके पिताजी उन पे ना गुस्साएं। फेलुदा को एक बार तो मगन लाल की बातों पे विश्वास होने लगता है, लेकिन अगले ही क्षण फेलुदा को ये लगता है कि अगर यह प्रतिमा गणेश जी की मगन लाल के पास है तो फिर 3000 रुपये क्यों दे रहे हैं उसको इस केस से हटने के लिए। फेलुदा कहता है कि ठीक है, अगर तुम सच बोल रहे हो तो मुझे वह प्रतिमा दिखा दो, तुमने कहाँ रखी है। मगन लाल इस पर गुस्सा हो जाता है, कहता है वो प्रतिमा वो इस घर में नहीं रखा है क्योंकि यहाँ पर 2 बार पुलिस की रेड पड़ चुकी है। फिर वो अपने नौकर को इशारा करता है, कहता है जाओ वो लकड़ी का डिब्बा नंबर 13 यहाँ पे उठा के ले आओ। लकड़ी का डिब्बा नंबर 13 काफ़ी भारी भरकम और बड़ा सा डब्बा था। उसे ज़मीन पे पटका जाता है, खोला जाता है। उस डिब्बे के अंदर लोहे की ढेर सारी छुरियाँ भरी पड़ी थीं। एक नौकर आता है जो पतला दुबला छोटी उम्र का था। वो वहाँ उसमें से गिन गिन के 12-13 छुरियाँ निकाल लेता है। लकड़ी का एक तख्ता खड़ा कर दिया जाता है। फिर मगन लाल कहते हैं लाल मोहन बाबू से कि जाके उस लकड़ी के पटरे के आगे खड़े हो जाओ और ये जो मेरा नौकर है तुम्हारे ऊपर छुरी फेंकेगा। ये सालों से ये काम करता चला आ रहा है। ये बात सुन के फेलुदा बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तब कहता है मगन लाल कि तुमने कैसे कहा कि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है। अगर ये जो लाल मोहन बाबू है उसे वो ना जाने क्यों अंकल बोल के चिढ़ाते थे। कहता है अगर ये अंकल छुरी नहीं चलवाएगा अपने ऊपर तो मैं तुम्हारे ऊपर बंदूक चला दूंगा। डर के लाल मोहन बाबू जल्दी से पटरे के आगे खड़े हो जाते हैं और वह छोटा सा जो नौकर था वो एक रंग 12 जो छुरियाँ थी वो चलाता चला जाता है लाल मोहन बाबू पे, लेकिन लाल मोहन बाबू को एक भी छुरी नहीं लगती, सब उनके अगल बगल लगती है। लेकिन लाल मोहन बाबू इतना डर गए थे इस सब चीज़ों से कि वो वहीं बेहोश होकर गिर जाते हैं। पानी छिड़क के उन्हें होश में लाया जाता है। फेलुदा बहुत नाराज़ था मगन लाल से, उसकी इस हरकत से। फिर वो लोग लाल मोहन बाबू के साथ वहाँ से चले जाते हैं। इस घटना के बाद फेलुदा को यकीन हो जाता है कि गणेश जी की वो प्रतिमा मगन लाल के पास तो नहीं है, और हो ना हो वो उमानाथ बाबू के घर में ही है और कहीं छुपी हुई है। पर किसने छुपाई है और कहाँ पर छुपाई है।
इधर इंस्पेक्टर तिवारी जो उस दिन मिलने आए थे फेलुदा से, वो एक संदेश भेजते हैं फेलुदा को। वो बताते हैं कि रायबरेली की जेल से एक कैदी कुछ दिन पहले फरार हुआ था और उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो बिल्कुल मछली वाले बाबा से मिलता जुलता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनकी रंगत जो है वो मछली वाले बाबा से कि ज़्यादा डार्क नहीं है। मिस मछली वाले बाबा बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं। फेलुदा कहता है कि शायद यह भी कोई राज है, शायद मछली वाले बाबा कोई मेकअप करके बैठते हैं और इसीलिए दिन में वो किसी से नहीं मिलते, ना ही सार्वजनिक रूप से वो घाट पे नहाने जाते हैं। सिर्फ शाम को ही लोगों से मिलते हैं, वो भी दूर से। इधर दुर्गा पूजा शुरू हो चुकी थी और फेलुदा, तुपसे और लाल मोहन बाबू कचौड़ी गली में रबड़ी खाने जाते हैं। वहाँ रास्ते में उन्हें दो आदमी मिलते हैं जो एक नाटक कंपनी के थे। वो बताते हैं फेलुदा को कि काबुली वाला नाम से एक नाटक होने जा रहा है और वो उन्हें इनवाइट करने के लिए आते हैं। 5 दिनों के बाद मछली वाले बाबा भी वाराणसी छोड़कर चले जाएंगे। फेलुदा, तुपसे और लाल मोहन बाबू बेफिक्र होकर वाराणसी की गलियों में घूम रहे थे। तभी एक गली के मोड़ पर बड़ी अजीब सी एक आवाज़ आती है, जैसे कोई किसी को मार रहा हो, और अचानक उनके सामने शशि बाबू आ जाते हैं। शशि बाबू वही मूर्तिकार थे जो दुर्गा जी की प्रतिमा बना रहे थे उमानाथ बाबू के घर पे। वो अचानक से आते हैं और ज़मीन पर गिर जाते हैं। उनकी पीठ से बहुत तेज़ी से खून गिर रहा था। वो मरने से पहले बोलते हैं लाई लाई 2 बार बोल के उनकी मृत्यु हो जाती है। शशि बाबू की मृत्यु फेलुदा को तोड़ देती है। फेलुदा बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें शर्म आ रही है खुद को डिटेक्टिव कहलाने में। उन्होंने अगर ठीक से इन्वेस्टिगेशन की होती तो एक बेकसूर आदमी मारा नहीं जाता। फेलुदा को खुश करने के लिए तुपसे और लाल मोहन बाबू उनको टार्जन पिक्चर दिखाने के लिए ले जाते हैं। कुछ दिन पहले रुक्मणी कुमार भी वो पिक्चर देखने गया था और उसने बहुत तारीफ़ की थी इस मूवी पे। लेकिन जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है और एक शेर ज़ोरों से दहाड़ता है, उस शेर को देखते ही फेलुदा अचानक से कुछ सोचने लगते हैं और पिक्चर वहीं पे छोड़कर कहीं चले जाते हैं। तुपसे और लाल मोहन बाबू वो पिक्चर कंप्लीट करते हैं और जब होटल वापस आते हैं तो उन्हें एक नोट मिलता है। नोट में लिखा था फेलुदा ने कि उन्हें वह दशवेश्वमेध घाट पर मिले और फेलुदा ने ये भी कहा था कि वो भेष बदलकर वहाँ पर आएगा। दशमेश घाट जो है वो काफ़ी शांति वाला घाट है। एक तरफ उस दिन वहाँ पर दुर्गा विसर्जन हो रहा था तो दूसरी तरफ हज़ारों लोग मछली वाले बाबा को अंतिम विदाई देने के लिए आए थे। मछली वाले बाबा एक तरफ पानी में छलांग लगाते हैं और दूसरी तरफ दुर्गा जी की प्रतिमा का विसर्जन होता है। फेलुदा काबुली वाला के गेटअप में तुपसे और लाल मोहन बाबू के पास खड़ा था और बहुत ध्यान से नदी की ओर देख रहा था। तभी एक नाव पे मगन लाल दिखाई देता है और एक छोटा बच्चा जो कि रुक्मणी कुमार के साथ खेलता था, जिसका नाम वो शैतान सिंह कहता था, वो पानी में छलांग लगाता है। बच्चे के साथ मछली वाले बाबा तैरता हुआ नाव के पास आता है और कोई चीज़ बड़ी सी उछाल कर मगन लाल की तरफ फेंकता है। तभी दीवार की दूसरी तरफ से पुलिस की पूरी टीम उतरती है और गोलियां चलने लगती हैं और कुछ ही देर में मछली वाली बाबा जो था वह गिरफ्तार कर लिया जाता है। रात के 10 बज चुके थे। सारे लोग मिस्टर घोषयाल के घर पे इकट्ठा थे और अब फेलुदा सारा प्लॉट रिवील करता है। फेलुदा बताते हैं कि गणेश जी की प्रतिमा मिल चुकी है। उमानाथ बाबू बहुत खुश होते हैं और मिठाई मंगवाते हैं। मछली वाले बाबा का असली नाम पुरिंदर रौत था, जो रायबरेली की जेल से भागा हुआ कैदी था। उस पर धोखाधड़ी का केस चल रहा था। काफ़ी समय पहले इसकी मुलाकात मगन लाल से हुई थी और मगन लाल ने ही उसकी मुलाकात अभय चरण चक्रवर्ती से कराई थी। वही अभय चरण चक्रवर्ती जिससे मछली बाबा ने कहा था कि हर तरफ तो पानी है, तुम आग से क्यों डर रहे हो, और उनका पास्ट रिवील किया था। दरअसल उनके पास्ट के बारे में मगन लाल ने ही उसे बताया था। इससे अभयनाथ चक्रवर्ती जो थे वो उसके मुरीद हो गए थे और उन्हें अपने घर ले गए थे। मछली वाले बाबा को प्रसिद्ध करने में ही मगन लाल का हाथ था। वो अपने आदमी उनके पास भेजता जो हर तरफ उनकी कीर्ति फैलाते। फेलुदा बताता है कि जब मगन लाल ने उसको इन्वेस्टिगेशन बंद करने के लिए पैसे देने की कोशिश की, तभी फेलुदा को शक हो गया था कि गणेश जी की प्रतिमा उसके पास नहीं है। फेलुदा सबको बताते हैं कि गणेश जी की वो प्रतिमा कहीं गई नहीं थी, सिर्फ उसकी जगह बदल दी गई थी और ये काम किया था कैप्टन स्पार्क यानी रुक्मणी कुमार ने। उसने गणेश जी की प्रतिमा को मगन लाल के हाथों में जाने से बचाने के लिए उसे छुपा दिया था अफ्रीका के राजा के पास, यानी कि शेर। उस दिन जब वो टार्जन पिक्चर देख रहे थे तो उसको देख के उन्हें उसी शेर की याद आई। दुर्गा माँ का वो शेर
जो कि अफ्रीका का राजा भी होता है। इंस्पेक्टर तिवारी अखबार में कुछ लपेट के लाए थे और उसको मेज़ पर रख देते हैं। ये वही चीज़ थी जो मछली वाले बाबा ने नाव में फेंकी थी। वह और कुछ नहीं, दुर्गा जी के शेर का ऊपरी भाग था जो विसर्जन के बाद वह तोड़ के ले आया था। उसे ये बात मालूम थी कि गणेश जी की प्रतिमा इसी के अंदर है। फेलुदा उस जो थी शेर का मुंह से तोड़ देते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। सारे सोचते हैं कि प्रतिमा अब किसी ने ज़रूर चुरा ली। फिर वो कहते हैं फेलुदा कि नहीं, प्रतिमा कहीं चोरी नहीं हुई है, वो बताएंगे अभी कि प्रतिमा कहाँ है। फिर वो कहते हैं कि जो हम लोग का कैप्टन स्पार्क है, इसने ये बात शैतान सिंह उर्फ अपने दोस्त को बता दी थी, जिसका असली नाम सूरज मेघराज है। ये सूरज मेघराज मगन लाल मेघराज का पुत्र है, जो यहाँ पर रह रहा था इस घर में। इस घर की सारी बातें वो अपने पिता को बताता था। उसने अपने पिता को ये बात बताई कि इस बच्चे ने वो जो गणेश जी की प्रतिमा है वो शेर के मुंह के अंदर रख दी है। वो गए मिलने के लिए मछली वाले बाबा से। इन लोग की डील हो गई। मछली वाले बाबा ने उसी दिन अपनी विदाई निश्चित कर ली और ये बात पक्की हुई कि जब दुर्गा जी की प्रतिमा विसर्जित की जाएगी तब शेर का मुंह निकाल कर वह उन्हें दे देगा और इस तरह से मगन लाल के पास गणेश जी की वो प्रतिमा आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जब शशि बाबू यानी कि वो मूर्तिकार जब दुर्गा जी की प्रतिमा में रंग भर रहे थे और शेर में भी रंग भर रहे थे, तब उन्होंने शेर के मुंह में छुपी हुई वह प्रतिमा देख ली थी गणेश जी की, और उन्होंने वह प्रतिमा निकाल कर विकास बाबू यानी कि जो सेक्रेटरी थे उनको दे दी, क्योंकि उस समय घर पे कोई नहीं था और शशि बाबू को डर था अपने बेटे से भी कि कहीं उनका बेटा मिताई अगर किसी समय उनके पास आ गया तो कहीं वह प्रतिमा ना चुरा ले। अब यहाँ विकास बाबू ने धोखा दिया अपने मालिक को। उन्होंने समझ लिया था कि अगले दिन शशि बाबू ये बात सबको ज़रूर बता देंगे, इसलिए रात में जब वो दवाई लेने गए तब वो उनका पीछा किया और चाकू से गोद के उनकी हत्या कर दी। इसलिए उस दिन मरने से पहले शशि बाबू बार बार लाई लाई कह रहे थे। वो लायन कहना चाह रहे थे। वो बताना चाह रहे थे फेलुदा को कि लायन के मुंह में ही गणेश जी की प्रतिमा थी। अब फेलुदा वह ट्रांजिस्टर उठाते हैं जिसे वह सेक्रेटरी अक्सर सुनता रहता था। फेलुदा कहते हैं कि उस रोज़ जब लीक्ड सेल वो निकाल रहे थे इस ट्रांजिस्टर में से, उसी दिन गणेश जी की प्रतिमा उनके हाथ में आ गई थी। दरअसल उस सेक्रेटरी ने उस दिन घबराहट में वो प्रतिमा उसी ट्रांजिस्टर के अंदर छुपा दी थी। वह प्रतिमा वह मेज़ पे रखते हैं। सब बहुत खुश हो जाते हैं। रुक्मणी कुमार भी बहुत खुश हो जाता है और पुलिस उस सेक्रेटरी को गिरफ्तार कर लेती है। कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, ट्विस्ट एंड टर्न से भरपूर। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। सुनते रहिए ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।